माँ, माँ कितनी बार कहा है आपसे, मेरे कमरे में इसे घुसने भी मत दिया करो। अब क्या हुआ? वो तो अपना सामान लेने गया था। अपना सामान लेने गया तो मेरा सामान उठा के यहाँ से वहां क्यों कर दिया? पता है कितना टाइम लगता है ठीक करने में। अरे रुक जा, अभी आती हूँ। मधु की माँ कमरे में आती है और इधर उधर देखकर कहती है, क्या हुआ? सब कुछ सही तो लग रहा है। कुछ सही नहीं लग रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है। मधु की माँ उसकी तरफ देखने लगती है। एक तो बढ़ती उम्र की वजह से मुझे दिखना बंद हो गया है। रुक जा, चश्मा पहन कर आती हूँ। क्या चश्मा पहन कर आती हूँ? अपने लाडले की गलती आपको दिखाई थोड़ी ना देगी। ये देखिए, ये चादर वहां रखी थी, उसे यहाँ रख दी। हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का? सिर्फ चादर ही तो उठाकर यहाँ से वहां हुई है, कौन सा कमरे में कुछ फैला हुआ है? अरे तो जो सामान जहां से लिया जाता है, उठाया जाता है, उसे वापस उसी जगह रखना चाहिए ना। इतनी देर से एक चादर के पीछे मेरा इतना समय बर्बाद कर दिया तूने। हाँ, आपको समय की बर्बादी लगेगी, लेकिन ये नहीं कि एक बार अपने लड़की को भी समझा लो। क्या हो गया दीदी, माँ की क्लास क्यों ले रही हो? रुक जा, तेरी तो क्लास मैं लेती हूँ। तुझे कितनी बार बोला है मेरे कमरे में मत जाया कर, सब गंदा करके रख देता है। अब ठीक है ना दीदी, घर को इतना भी क्या साफ रखना कि लगे ही ना कि उसमें लोग रहते भी है कि नहीं। तो इतना गंदा भी नहीं रखना चाहिए कि ऐसा लगे उसमें इंसानों की जगह जानवर रह रहे हो। अरे अब बस भी करो तुम दोनों भाई बहन, रोज रोज का एक ही गाना, तू मेरे कमरे में मत आना। मधु को साफ सफाई बहुत पसंद थी। वो थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो घर का एक एक सामान उठा उठा कर उसकी जगह पर रखती थी, जिस वजह से वो अपने भाई से लड़ती भी रहती थी। कुछ दिन में तेरी शादी हो जाएगी, तब अपने भाई को याद करेगी जो उससे इतना लड़ती रहती है। इसको तो कभी याद नहीं करूंगी, कम से कम मुझे इसका फैलाया कचरा तो साफ नहीं करना पड़ेगा। हाँ माँ, दीदी के जाने के बाद तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ इस घर में, चाहे टीवी का रिमोट उठाकर फ्रिज पर रख दूं या फिर अपनी किताबें सोफे पर। कुछ दिनों बाद मधु शादी करके अपने ससुराल आ गई। सभी लोग मधु को बहुत पसंद करते थे। मधु, ओ मधु। जी माँ जी, आपने बुलाया? अरे इतना समय क्यों लग गया कमरे से आने में? कुछ नहीं माँ जी, वो ये सुबह सुबह ऑफिस निकल जाते हैं, कमरे में सामान यहाँ वहां बिखरा रहता है, तो बस उसी को ठीक कर रही थी। अच्छा अच्छा। सुन बहू, आज मैं सोच रही हूँ कि खाने के साथ कुछ मीठा भी बना लिया जाए, तो तू एक काम कर, आज हलवा भी बना ले। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। मधु किचन में आ गई। उसने देखा कि किचन में भी सामान यहाँ वहां फैला हुआ था। ये माँ जी सिर्फ चाय बनाने घुसती है किचन में और कुश्ती लड़के बाहर आती है, एक एक चीज को यहाँ से वहां कर देती है। क्या हुआ बहू, क्या कह रही हो? कुछ नहीं माँ जी, वो शक्कर का डब्बा मिल नहीं रहा है। अरे वो देख, नीचे रखा है, देख तो। मधु ने नीचे देखा तो उसे नीचे और भी सामान फैला हुआ नजर आया। कमरे में जाओ तो वहां सब इधर उधर, किचन में जाओ तो सब इधर उधर। ये लोग अगर घर में एक जगह बैठ जाए तो सामान भी एक जगह रहने लगेगा। मधु ने दोपहर का खाना बनाया और काफी देर तक किचन का सामान समेटती रही। वाह बहू, तुम्हारे हाथ का हलवा खाकर तो सच में आनंद आ गया। शाम होने वाली है, अब शाम के खाने की तैयारी कर ले, राजेश भी आता ही होगा। जी माँ जी। मधु का सारा दिन बस घर के कामों में ही निकल जाता था और जो भी बचा समय होता वो घर के सामान में ही उलझी रहती थी। आज तो ज्यादा ही थक गई, जल्दी से खाना बना देती हूँ, ये भी आते ही होंगे। मधु, ओ मधु, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। आ गए आप, आइए बैठिए, खाना भी बस तैयार है। राजेश अपने जूते उतारकर खाना खाने बैठ गया। उसने अपना बैग हॉल में सोफे पर ही रख दिया। राजेश, आपसे कितनी बार कहा है, जूते तो कम से कम उनकी जगह पर रख दिया करे। अरे बहू से खाना तो खाने दे, बेचारा थका हुआ आया है, जूते तो तू भी रख सकती है। हाँ माँ जी, रख सकती हूँ, लेकिन कुछ नहीं मधु, आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, कल से पक्का जूते सही जगह रखूंगा। मधु राजेश का बैग लेकर अंदर चली गई और मन ही मन बड़बड़ाने लगी। 2 महीने हो गए ये सुनते सुनते, आज ये करूंगा कल वो करूंगा, करना तो सब मुझे ही है। मधु ने राजेश के कपड़े बाहर निकाल दिए। तब तक राजेश भी कमरे में आ गया था। खाना खा लिया आपने? बहुत टेस्टी खाना था आज, तो मजा ही आ गया। चलो अब मेरे कपड़े दे दो, मैं बस चेंज करके सोने जाता हूँ। मधु कमरे से बाहर निकल कर आई तो देखा खाने की प्लेट डाइनिंग टेबल पर ही थी। ये देखकर उसका खून और जल गया। एक ग्लास यहां से वहां नहीं कर सकता ये आदमी, इतने में तो मेरा भाई पिट जाता था मुझसे, कैसे समझाऊं इसको। क्या हुआ बहू, क्या बड़बड़ाती रहती है?
माँ जी आप इनको बोलिए ना, मैं सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, अगर ये खाने की बात प्लेट किचन में रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? अरे बेटा उसकी बचपन की आदत है, तू थोड़ा सा समझ। वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है, अब घर का काम भी देखेगा बाहर का भी, तो कैसे संभालेगा? हाँ सही कहा, मेरी गलती है। मधु चुपचाप अपने काम में लग गई और सब काम निपटाकर वो कमरे में पहुंची। राजेश ये क्या है? क्या हुआ मधु? और आराम से सो भी रहे हैं। अरे यार भूल गया, बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई थी। वॉशिंग मशीन में डाल देते तो धुल जाते ना कल। मधु अभी नींद आ रही है, प्लीज लाइट बंद कर दो। मधु की बात का राजेश पर कोई असर नहीं हुआ। मधु ने कपड़े धोए और फिर बहुत देर बाद सोने आ पाई। रात को देर से सोने की वजह से मधु भी सुबह देर तक सोती रही। मधु उठो भी, अब कब तक सोती रहोगी? कितने बज गए? 8 बज गए मधु, अभी तक मुझे चाय भी नहीं मिली। चलो जल्दी से चाय बना दो। हाँ बनाती हूँ। पता नहीं कैसे सोती रह गई इतनी देर तक। मधु जाग गई और उसे जागते ही देखा कि राजेश ने नहाकर गीला तौलिया बिस्तर पर ही डाल दिया है। राजेश ये गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों है? यहाँ कौन सी धूप लग रही है इसे? अरे तुम चाय बना दो ना, मैं डाल देता हूँ इसे धूप में। मधु उठकर बाहर आ गई और चाय बनाने लग गई। राजेश को ऑफिस के लिए विदा कर वो वापस कमरे में आई तो देखा तौलिया तो वैसा ही पड़ा है और अब तो तेल की शीशी भी उल्टी पड़ी हुई है। थक चुकी हूं अब तो मैं, कितना भी इनको समझाओ इनकी कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये सामान यहां वहां रखते रहते हैं और मैं चूहिया की तरह बटोर बटोर कर सामान लाती रहती हूँ। मधु काम कर रही थी तभी उसे बाहर से अपनी सास की आवाज सुनाई देती है। अरे तुम्हें कितनी बार समझाया है कि चाय पीने के बाद कम से कम कप तो धोकर रखा करो। ये माँ जी ससुर जी पर क्यों चिल्ला रही हैं? मधु बाहर आकर देखती है तो उसकी सास बोले जा रही थी और ससुर जी चुपचाप सुन रहे थे। क्या हो गया माँ जी? अरे इनको बोला है मैंने कि चाय पीकर कप धो लिया करे, अब बुढ़ापे में बिल्कुल हाथ पैर नहीं चलाएंगे तो जाम हो जाएंगे। लाइए माँ जी मैं देती हूँ। अरे नहीं, ये खुद ही कर लेंगे, तू बाकी का काम देख। ये सही है, अपने पति को तो पल्लू से बांध रखा है लेकिन बेटी को समझाने की बारी पर बिल्कुल चुप। इनको तो कुछ भी कहने का फायदा ही नहीं है, मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। शाम के वक्त राजेश घर आया तो उसने जूते मोजे इधर उधर उतार दिए और बैग भी सोफे पर ही छोड़ दिया। मधु मधु खाना दे दो। ये लीजिए खाना, और मैं बर्तन धो रही हूँ, जब आप खाना खा ले तो किचन में दे जाना बर्तन, साथ में धुल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है। मधु किचन में चली गई और काम करने लगी। बड़ी देर हो गई, राजेश ने अब तक खाना नहीं खाया क्या? देख कर आती हूँ, वैसे भी सारा काम तो हो गया है, अब आराम करूंगी। मधु ने बाहर आकर देखा तो राजेश तो खाना खाकर जा चुका था और बर्तन टेबल पर यूं ही पड़े थे। मधु भी बर्तन छोड़कर कमरे में आ गई। राजेश ये कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दो जाकर। हाँ डाल दूंगा। ठीक है। मधु लाइट बंद करके सो गई। अगली सुबह मधु ने चाय बनाकर टेबल पर रख दी और नाश्ते की तैयारी में लग गई। क्या बात है मधु, आज बड़ी शांति है घर में। राजेश आज जल्दी ऑफिस चला गया क्या? नहीं माँ जी, वो तो अभी नहाने गए, बस आते ही होंगे। मधु मेरी चाय। वो टेबल पर रखी है और नाश्ता भी रेडी है। राजेश ने चाय नाश्ता किया और कप वहीं छोड़ दिया। मधु मेरे मोजे नहीं मिल रहे, तुमने देखे क्या? मैं कहां से देखूंगी, आपने कल जहां जूते उतारे होंगे वहीं मोजे भी होंगे। अरे देखा मैंने, नहीं है, एक जोड़ी भी नहीं मिल रही है। मुझे नहीं पता आपने कहां उतारे, मुझे अभी पापा जी के लिए नाश्ता भी बनाना है, आप खुद ही ढूंढ लीजिए। अरे मैं लेट हो जाऊंगा अगर ढूंढने बैठा तो, अभी जाता हूं मैं। राजेश बिना मोजे के ही जूते पहनकर निकल गया। मधु ये देख बेटा, ये कप यहाँ रखा रखा टूट जाएगा अगर किसी का हाथ लग गया तो, इसे टेबल से हटा ले बेटा। माँ जी मैं आटा गूंथ रही हूँ, बाद में करूंगी। मधु ने दोपहर का खाना बनाकर रख दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं भी ना बेवजह इतनी परेशान हो रही थी, आज कितना जल्दी फ्री हो गई और थकान भी कम हुई। सही है, कम काम कम टेंशन, अब आराम से सोऊंगी। मधु ने अपने कमरे का एसी चालू किया और ठंडी हवा का आनंद लेती हुई सो गई। शाम को उसकी सास कमरे में आई और बोली, मधु शाम के खाने की तैयारी नहीं करनी क्या? और ये क्या है, कमरे में इतने कपड़े यहाँ वहां क्यों पड़े हुए हैं? माँ जी ये कपड़े तो राजेश के, कह रहे थे अलमारी में रखो तो तुरंत मिलते नहीं, तो इसी तरह रख कर गया वो। ये लड़का भी पता नहीं कब सुधरेगा। तो उठकर कमरे की हालत ठीक कर ले बेटा।
अरे माँ जी रहने दीजिए ना, वैसे भी इन्हें प्रॉब्लम होती है बार बार कपड़े निकालने और रखने में, अब सब आसानी से मिल जाएगा। ठीक है भाई, जो सही लगे। चल अब बाहर आ जा, काम पड़ा है बहुत, और सुबह खाने के बर्तन टेबल पर ही थे। मैंने इनसे कहा था बर्तन धो रही हूँ दे जाना, ये देने नहीं आए और फिर मैं धोना भूल गई। अच्छा कोई बात नहीं, आप धो लेना। मधु अपनी सास के सवालों का बड़े ही आराम से जवाब दे रही थी। शाम के वक्त राजेश घर आया तो उसने अपना सामान और बैग हॉल में रख दिया। सुनो मधु, मेरे कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं 2 दिन बाद, कह रहे थे तुम्हारे हाथ का खाना खाना है उन्हें। हाँ तो बुला लीजिए ना। ठीक है, तो 2 दिन बाद उन्हें आने को बोल देता हूँ। तुम्हें किसी सामान की जरूरत हो तो बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल। राजेश खाना खाकर अपने कमरे में आ गया और कुर्सी पर कपड़े का ढेर देखकर बोला, अरे ये क्या है, मेरे कपड़े इस तरह? हाँ वो धुले हुए कपड़े थे ना तो यहाँ रख दिए, सुबह आपको जल्दी मिल जाएंगे। हाँ मिल तो जाएंगे, पर अजीब लग रहा है। क्या अजीब लग रहा है? कुछ नहीं, जाने दो। मधु ने अब घर की साफ सफाई और सामान को एक ठिकाने पर रखने पर ध्यान देना बंद कर दिया था। बाबू मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा ला कर दे तो। माँ जी कल ही तो ये ठीक करवाने लेकर गए थे, मैंने कहा था आपको दे दे, अब पता नहीं कहाँ होगा। तूने उससे लिया क्यों नहीं? पता नहीं उसने कहाँ रखा होगा। कोई बात नहीं माँ जी, शाम को ये आएंगे तो आपको मिल ही जाएगा चश्मा। शाम को राजेश घर आया। बेटा मेरा चश्मा कहाँ है? चश्मा तो मैंने रख दिया था कहीं पर। तो कहीं पर मतलब कहाँ बेटा? तू कोई चीज ठिकाने पर रखता है क्या जो मिलेगी मुझे? अरे माँ मुझे ध्यान नहीं है, जब मिलेगा तो दे दूंगा। इससे अच्छा तू बहू को दे देता, वो कम से कम मुझे तो दे देती। माँ आजकल उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझसे, मेरी तो पहले जैसी लाइफ वापस आ गई है। मधु ने रोक टोक करना बिल्कुल बंद कर दिया था, जिससे अब राजेश को भी थोड़ा सुकून था। तभी एक सुबह राजेश अचानक से चिल्ला पड़ा, उफ, ये क्या है मधु? क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतनी सुबह सुबह? मधु किचन से भागते हुए आई। ये तौलिया, क्या इससे किसी ने मरा हुआ चूहा उठा लिया क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप, चूहे को कोई तौलिए से क्यों उठाएगा? तो इतनी बदबू कहां से आ रही है इसमें? बदबू, अच्छा समझ गई। राजेश क्या अभी वो तो आएगी ना, इसे धोकर धूप में सुखाए हुए न जाने कितना टाइम हो गया। अरे तो करो ना इसे साफ। हाँ कर लूंगी, अभी टाइम नहीं है। आज आपके दोस्त आने वाले हैं ना खाने पर? हाँ आने वाले तो है। ठीक है, देखिए मुझे अभी बहुत काम है, शाम की तैयारी भी करनी होगी अभी से। आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आइए और नाश्ता कीजिए। ठीक है। थोड़ी देर बाद राजेश ने मधु को फिर से आवाज दी। मधु, मधु यहाँ आओ 1 मिनट। क्या हुआ, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे कहां से तैयार हो जाऊं, ये देखो कितनी गंदी शर्ट है, ये साफ क्यों नहीं की? मुझे आज यही पहने थी, कल बताया भी तो था मैंने तुम्हें। तो मैंने भी तो आपसे कहा था ना वॉशिंग मशीन में डाल दो अपने कपड़े, मैं तो कब से कह रही थी, फिर मैं खुद ही भूल गई। अब क्या पहनकर जाऊं, सारे कपड़े गंदे हैं यहाँ तो। देख लीजिए, जो कम गंदा हो वो पहन लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरा वॉलेट तो बता दो कहाँ है। वो मुझे दिया था कि आपने, जहां रखा होगा वहीं होगा। अच्छा ढूंढता हूं अभी। मधु कमरे से बाहर चली गई और राजेश अपने ही सामान को ढूंढने के चक्कर में लेट हो गया और देर से ऑफिस पहुंचा। चलो शाम की तो सारी तैयारी हो गई, अब सो जाती हूँ। मधु अपने कमरे में जा रही थी कि उसकी सास बोली, ए बहू, आज तो राजेश के दोस्त आने वाले हैं ना? जी माँ जी, बहुत काम कर लिया आज तो मैंने। तो बहू वो खाना कहाँ खाने वाले हैं? यहाँ डाइनिंग टेबल पर माँ जी। आप भी कैसी बात कर रही हैं, अब क्या उनके दोस्तों को जमीन पर बिठाएंगे? वैसे बहू देखा जाए तो जमीन ज्यादा साफ है टेबल से, देख तो सही कैसे बिखरी बिखरी से नजर आ रही है टेबल। नहीं तो माँ जी, मुझे तो सही दिख रही है। अब मैं जाऊं? हाँ जाओ, आराम करो। शाम के वक्त राजेश अपने दोस्तों को घर ले आया था। घर का हाल देखकर उसके दोस्तों का मुंह बन गया। राजेश, ये तेरा ही घर है या जंग का मैदान? क्यों ऐसे क्यों बोल रहा है, पहले आया नहीं है क्या मेरे घर? आया तो हूँ, लेकिन ये सब क्या है? तू कहीं और शिफ्ट हो रहा है क्या? अरे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार, चल खाना खाते हैं। मधु खाना लगा दो। खाना तो ठीक है, लेकिन कहाँ बैठ कर खाएंगे? यहीं बैठ जाना, कुर्सी तो है। कुर्सी तो ठीक है, पर तेरे मोजे यहाँ क्या कर रहा है? अरे ये यार, मैं भी ना कहाँ नहीं ढूंढ रहा था इसे।
फिर तो तू अपना वॉलेट भी ढूंढ रहा होगा। हाँ हाँ, वो मिला क्या? ये ले भाई। राजेश, मुझे अचानक से काम याद आ गया। तू खाना खा, मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। हाँ मैं भी चलता हूँ, हम फिर कभी आएंगे। अरे लेकिन रुको तो। पर राजेश के दोस्त बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अरे, ये आपके दोस्त बिना खाना खाए कैसे चले गए? पता नहीं, चलो जाने दो उन्हें, तुम मेरे लिए खाना ले आओ। अगले दिन राजेश ऑफिस पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था। उसके दोस्त आपस में किसी बात को लेकर बहुत हंस रहे थे। अरे भाई, कैसा लगा कल का खाना? हाँ ना, अरे इससे ज्यादा साफ तो चाय वाले की टपरी होती है भाई। वही तो, मुझे तो समझ में नहीं आता, वहां खड़े होकर कोई सांस भी कैसे ले सकता है, और वो इसे घर बोलता है। घर नहीं, कबाड़ खाना था पूरा। सामान तो ऐसे पड़ा था जैसे सेल लगी हो, और अभी माल लूटेगा। जो भी हो, मैं दोबारा नहीं जाने वाला उसके घर। मैंने भी कान पकड़ लिए भाई। राजेश दोनों की बातें सुनकर चुप रहा। शाम को घर लौटा। आ गए आप? हाँ, आ ही गया। आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ, लगा दो। मधु राजेश के लिए खाना लगाने लगी। राजेश बाहर खड़ा इधर उधर देख रहा था। सोफे के कवर नीचे पड़े हुए थे। टीवी का रिमोट डाइनिंग टेबल पर था। उसके मोजे कुर्सी पर थे। चाय का कप फ्रिज पर था। राजेश चुपचाप सामान को उसकी सही जगह पर रखने लगा। ये सब किचन में से देखकर मधु मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अरे आइए, आप खाना खा लीजिए। ये सब क्या फालतू के काम में लग गए? हाँ, आता हूं। खाना खाकर आप आराम कर लीजिएगा, बहुत थक गए होंगे ना। तब तक मैं कुछ काम कर लेती हूँ अंदर जाकर। हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद मधु ने आकर देखा तो राजेश ने बर्तन किचन में रख दिए थे और गंदे कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। चलो, देर आए दुरुस्त आए पतिदेव। अरे बहू, सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, एक अच्छी सी चाय बनाकर पिला दो तो थोड़ी जान में जान आए। ठीक है माँ जी, अभी बनाकर लाती हूँ। और सुन रिया, मसाला चाय बनाना, अदरक और काली मिर्च थोड़ा तेज ही रखना, तब जाकर आराम मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता मत करिए माँ जी, मुझे पता है सर दर्द के लिए कौन सी चाय बनाई जाती है। आप बस आराम से बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में लेकर आई। 5 मिनट बाद रिया चाय लेकर सासू माँ के पास जाती है। बेचारी शकुंतला देवी हाय हाय करते बिस्तर से उठती है और जैसी ही पहली सिप मुंह में डालती है, चाय उनके मुंह से बाहर निकल जाती है। अरे कम वक्त आधा कप चाय मांगी थी तुझसे, ये क्या बना कर ले आई? जहर घोल दिया क्या इसके अंदर? माँ जी, अब आप ना बच्चों की तरह नखरा मत करिए। सर दर्द हो रहा है ना आपको, तो यही समझ लीजिए ये चाय नहीं दवा है। चुपचाप नाक बंद करके पी जाइए, फिर देखिए कैसे 10 मिनट में आपका सर दर्द ठीक होता है। तो पहले ये बता, चाय में डाल के क्या लाई है जो इतना गंदा स्वाद आ रहा है इसका? माँ जी, अदरक वाली चाय ना जुकाम में पी जाती है। सर दर्द के लिए चाय में अजवाइन डालनी चाहिए और उसके साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा एलोवेरा और गिलोय, तभी तो चाय का स्वाद और खुशबू एकदम यूनिक लग रहा है। इससे पहले कि मेरा खून उबलकर नसों के बाहर आ जाए और मैं इंसान की जगह दानव बनकर तेरा शिकार कर लूं, तो चली जाए यहाँ से। एक तो पहले से ही सर दर्द से मेरी हालत खराब है, ऊपर से कम वक्त चाय भी ऐसी बनाकर लाइए जिसे पीकर सर दर्द जाए या ना जाए, लेकिन बुखार जरूर चढ़ जाएगा। बेचारी शकुंतला देवी को बहू की चाय से अब कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप पट्टी सर पर बांध कर करवट लेकर अपने कमरे में लेट जाती है और हाय हाय करने लगती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये कैसी बहू है जो दर्द से हाय हाय कर रही सास को इतना सता रही है। शकुंतला जी की बहू रिया की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ है। शादी के बाद रिया पूरा पूरा दिन घर में बैठी रहती थी, घर के काम करती और उसके बाद घर की छिपकली बनकर अपने कमरे में जाकर चिपक जाती। उसकी इस आदत से तंग होकर एक दिन शकुंतला देवी ने एक तुर्रा छेड़ दिया। बहू एक बात बता, पूरा पूरा दिन तो अपने कमरे में घुसी रहती है, 5 लोग हैं इस घर में, काम ही कितना होता है? 4-6 रोटी बनती है, आधी कटोरी चावल, बस हो गया खाना। अरे पूरा दिन कमरे में बैठकर टीवी में आंखें फोड़ने से ज्यादा अच्छा है कि थोड़ा घर से बाहर निकल, सैर सपाटा किया कर, सेहत भी अच्छी रहेगी। हर समय घर में घुसे रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है। बहू रिया ने सासू माँ की बात को इतना सीरियसली ले लिया कि अगले दिन से वो कॉलोनी में सड़क पर टहलने के लिए निकलने लगी। रिया कॉलोनी में टहल रही थी कि तभी उसकी मुलाकात पड़ोस वाले मकान में रहने वाली मिसेस गुलाटी से हो गई। क्या बात है भाई, आजकल तुम बड़ा टहल रही हो, पहले तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, अचानक से ये बदलाव कैसे आ गया? भाभी जी क्या बताऊं, माँ जी ना बड़ी नाराज रहती हैं, कहती है क्या पूरा दिन छिपकली की तरह अपने कमरे में दीवारों से चिपकी रहती है, थोड़ी देर घर से बाहर निकल कर खुली हवा में घुमा कर टहला कर तो सेहत भी अच्छी रहेगी।
बस इसीलिए अब मैं रोज थोड़ी देर के लिए सैर के लिए निकल जाती हूँ। चलो तुम बाहर आने लगी, इसी बहाने मुझे भी वॉक करने के लिए एक पार्टनर मिल जाएगा, वरना मैं भी ना अकेले ही टहलती थी। रिया को वॉक करने के लिए पार्टनर नहीं मिला था। मिसेस गुलाटी ने मानो रिया को हिप्नोटाइज ही कर लिया था। मिसेस गुलाटी की लंबी लंबी छोड़ने की आदत से रिया बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। जब वो बड़ी बड़ी बातें रिया के सामने करती तो भोली भाली रिया फट से उनसे इम्प्रेस हो जाती और उनकी कही हुई सारी बातों को सच मान लेती। तुम्हें पता है रिया, मसाले ही 50% से ज़्यादा बीमारियों की जड़ भी है और इलाज भी। अगर हम समझदारी से मसाले का चुनाव करके खाना बनाए ना, तो आधी प्रॉब्लम्स को बिना दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। मिसेस गुलाटी की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर रिया बिल्कुल हैरान थी। क्या बात करिए भाभी जी आप, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में किसी की भी तबीयत खराब हो तो तुम बस एक बार मुझे कॉल कर लेना, मैं बताऊंगी तुम्हें कि खाने में क्या डालने से क्या प्रॉब्लम ठीक होती है। आज के दिन भाभी जी, आज आपकी बताई हुई रेसिपी से चाय बनाई मैंने माँ जी के लिए। लेकिन आपको तो पता ही है ना, दुनिया में किसी के साथ भलाई करो तो बदले में जूते खाने को मिलते हैं। माँ जी ने तारीफ करना तो दूर, 2 घूंट चाय पीकर तक नहीं देखी, ऊपर से मुझे 10 तरह की बातें सुनाई सो अलग। कह रही थी चाय की जगह पता नहीं दूध में क्या जहर घोल दिया जो इतना बेस्वाद लग रहा है। अब आप ही बताइए, दवाई भी कोई स्वाद देकर खाई जाती है? अरे मैंने इतनी बार कहा माँ जी ये सर दर्द की स्पेशल चाय है, लेकिन वो तो किसी भी सूरत में चाय पीने को तैयार ही नहीं हुई। अरे रिया, तुम जाने दो उन्हें, तुमने तो अपनी तरफ से उनके लिए अच्छा ही चाहा ना। वैसे ये बताओ आज खाने में क्या बनाने वाली हो? अब माँ जी के तो सर में दर्द है, दोपहर के समय मुझे और माँ जी को ही खाना खाना होता है, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ी सी दाल बना लूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम अपनी सास के लिए आज उड़द की दाल बनाना, सर दर्द में उन्हें फ़ायदा करेगी। और उड़द की दाल में इमली का तड़का लगाना, स्वाद और सेहत दोनों परफेक्ट हो जाएगी तुम्हारी सास की। पड़ोसन की बात सुनकर रिया खुशी खुशी घर आती है और सास के लिए उड़द की दाल इमली का तड़का लगाकर बना देती है। अरे बहू ये क्या बना दिया तूने? तुझे पता है ना मुझे बस अरहर की दाल ही पसंद आती है, और ऊपर से ये अमचूर क्यों बना रखा है दाल का? बहू तेरा खाना बनाने का मन ना हो तो तू साफ साफ मना कर दिया कर, लेकिन दाल का सत्यानाश करने की क्या जरूरत थी? तेरी इस दाल को कुत्ता भी नहीं सूंघेगा। एक तो पहले ही सर दर्द से परेशान हूं, ऊपर से तेरे हाथ का ये बेढंग का खाना खाकर मेरा दिमाग घूम गया है। हालांकि सास शकुंतला को बहू के हाथ की दाल फूटी आंख नहीं सुहाई थी, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए खाना तो खाना था। देर रात, अरे रिया, राघव दरवाजा खोलो, मेरे सीने में बड़ा तेज दर्द उठ रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। माँ जी मैं अभी आपके लिए मेथी दाना की चाय बनाकर लाती हूँ, दर्द तुरंत छू हो जाएगा। देख बेटा, हाथ जुड़वा ले मुझसे, ये सब मुझसे ना हो पाएगा। राघव तू खड़े खड़े क्या मेरे गिरने का इंतजार कर रहा है? जल्दी से गाड़ी निकाल बेटा। माँ की बात सुनकर राघव जल्दी से उन्हें गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। इनको गैस का अटैक हुआ है, खान पान का ख्याल रखिए, रात के समय भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन मूंग मसूर की दाल खिलाओ इन्हें, धीरे धीरे आराम आ जाएगा। वैसे आज आपने क्या खाया था जो अचानक इतना तेज दर्द शुरू हुआ? डॉक्टर साहब, आज तो उड़द की दाल खाई थी मैंने। वैसे तो सुबह से ही सर दर्द था और रात होते होते ये सीने पर पहुंच गया। सिर दर्द, वो भी तो गैस के कारण ही हो रहा था। अब जब पहले से गैस बन रही हो तो उड़द की दाल कौन खाता है? आपने तो खुद अपनी कंडीशन बिगाड़ी है, इसलिए आपको इतना तेज दर्द उठा कि अंत में हॉस्पिटल आना पड़ा। डॉक्टर की बात सुनकर शकुंतला गुस्से में अपनी बहू को घूरने लगती है। माँ जी आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? मैं कोई आपकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ। अब मुझे पता होता कि आपको गैस बनी है तो मैं आपको उसी के हिसाब से खाना बना कर देती ना। आप टेंशन की कोई बात नहीं है, आप घर चलिए, मैं आप पर ऐसे नुस्खे ट्राई करूंगी ना कि बिना दवाई खाए आप एकदम ठीक हो जाएंगी। 2 दिन बाद बहू रिया अपनी पड़ोसन गुलाटी के पास बैठी हुई थी, तभी उसकी ननद शिल्पी कॉलेज से आती हुई नजर आती है। तुम देख रही हो आजकल का माहौल कितना खराब है, और उस पर भी तुम लोगों ने इस शिल्पी को इतनी छूट दे रखी है। अरे मैं कह रही हूँ थोड़ा लगाम लगाओ उस पर, नहीं तो सर पकड़ के रोओगे तुम सब। ऐसा क्यों कह रही भाभी जी आप? कुछ बात हुई है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता चला? अरे वो 2 मोहल्ले छोड़कर जो श्रीवास्तव जी रहते ना, उनकी दूर के रिश्ते की भतीजी, वो भी कॉलेज ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती थी। बस फिर क्या था, किसी सड़क छाप लड़के की नज़र में आ गई। पहले तो उसने उसे अपनी बातों में बहलाया फुसलाया, फिर उसके बाद उसे लेकर घर से फरार हो गया।
सारी दुनिया में थू थू हो गई बेचारों की, किसी के सामने नजरें उठाकर चलने लायक भी नहीं बचे। वैसे बात आपकी एकदम ठीक है। कॉलेज तो हम भी जाते थे भाई, लेकिन मजाल है जो कभी सूट सलवार के अलावा कुछ और पहना हो। लेकिन ये आजकल की लड़कियों को तो ऐसा लगता है कि कॉलेज के नाम पर फैशन परेड करने का मौका मिल जाता है। माँ जी ने तो जैसे सब कुछ देख कर भी आंखें बंद कर रखी हैं। अब मुझे ही पूरे परिवार का चार्ज अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगले दिन जब ननद शिल्पी कॉलेज के लिए निकल रही थी तभी रिया वहां आ जाती है। रुक जाओ शिल्पी, खबरदार जो ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर कदम रखा तो। क्या हो गया भाभी, मेरे कपड़ों में ऐसी क्या खराबी है? खराबी? तुम ये बताओ, ऐसे बेढंगे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलकर कैसे जाती हो तुम? अपने भैया की, पापा की, हम लोगों की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? देखो तो स्लीवलेस टॉप पहन रखा है, और ये क्या है? ये पैंट टखनों से इतना ऊपर क्यों झूल रही है? भाभी हम किसी गांव में रहते हैं क्या जो मैं साड़ी और सूट पहनकर कॉलेज जाऊंगी? कॉलेज में सब लोग ऐसे ही ड्रेस पहनकर आते हैं, और ये कोई खराब ड्रेस नहीं है। आजकल फैशन है ऐसे ट्राउजर पहनने का। हाँ तो होगा फैशन, लेकिन तुम फैशन नहीं करोगी। अगर कॉलेज जाना है तो ढंग के कपड़े पहनकर जाना होगा, वरना तुम्हारा कॉलेज भी बंद हो जाएगा। और माँ जी की तरफ मत देखो, माँ जी को कुछ समझ में नहीं आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन हमें तो देखना पड़ेगा ना। कल को तुम्हारी शादी भी करनी है, इस तरह का चाल चलन पहनावा रखोगी तो कौन अच्छे घर का लड़का शादी करेगा तुमसे? भाभी अब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आप जो भी मुंह में आ रहा है बोलती चली जा रही है, बोलती चली जा रही है। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो? बेटा शिल्पी, ऐसे बात नहीं करते, भाभी तुमसे बड़ी है ना। तो भाभी से मैंने आज तक कभी बदतमीजी की है क्या माँ? मैं बड़े होने का सम्मान देती हूँ ना उन्हें। वो बड़ी है इसका ये मतलब तो नहीं कि कुछ भी बोलती रहेंगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। शिल्पी ने देखा कि माँ उसके पक्ष में कुछ नहीं बोल रही, इसलिए वो भी चुपचाप जींस टॉप चेंज करके कॉलेज चली जाती है। अगले दिन। अरे रिया, देख रही हो क्या चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात कर रही हैं? अरे तुम्हारे देवर के बारे में बात कर रही हूँ, और किसके बारे में? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि इस दुनिया में रहती ही नहीं हो। मुझे तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, आप बताओ ना अगर आपने कुछ ऐसा वैसा देखा है तो। लो, मैंने क्या देखा है, पूरा मोहल्ला देख रहा है। खाना खाने के बाद जब वो छत पर टहलता है तब उसके कान पर फोन लगा रहता है। भाई हमने तो उसे बिना फोन के कभी देखा ही नहीं आज तक। इतना फोन कौन कर रहा है, इस बात की खबर तो तुम्हें लगानी पड़ेगी। अरे हाँ भाभी जी, बड़े पते की बात बताई आपने, मैंने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया था। फोन पर तो लगे रहते हैं दिन भर। तो फिर ठीक है, जल्दी खुलासा होगा इस बात का कि आखिर किसके साथ दिन रात बातें हो रही हैं। अगले दिन सुबह के समय रिया का देवर कान पर फोन लगाकर अपने कमरे से बाहर आता है। भाभी आपने नाश्ता बना दिया कि नहीं? लेट हो रहा है वरना मैं निकल रहा हूं। अरे ओ तूफान मेल, नाश्ता टेबल पर लगाया हुआ तो है और टिफिन भी रखा हुआ है। अब फोन से ध्यान हटेगा तभी तो दिखाई देगा ना कि आसपास क्या हो रहा है। क्या भाभी, आप भी कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। चलो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ। देवर को कान पर फोन लगाकर नाश्ता करते देख रिया देवर के हाथ से फोन छीनकर फटाक से फोन कट कर देती है। देखिए देवर जी, कान पर से फोन हटाओगे ना तब समझ में आएगा कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, और खाने का टेस्ट भी तभी पता चलता है जब ध्यान खाने पर हो। और एक बात बताओ, किसके साथ इतनी बातें होती रहती है आपकी, जो आपको फोन के सामने न दिन दिखाई देता है न रात? सुबह शाम दिन रात बस फोन पर ही लगे रहते हो। ये क्या तरीका हुआ भाभी? अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूं जो आपने मेरे हाथ से फोन छीन कर उसे काट दिया? आपको पता है मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल पर था, ऑफिस से मेरे बॉस का फोन था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा नहीं हूं, ऑफिस में काम करता हूं और कुछ क्लाइंट को अटेंड करना होता है मुझे, इसी वजह से फोन पर लगा रहता हूं। कुछ और पूछना है आपको? भैया एक बात बताओ, ये सवाल आज तक आपने नहीं पूछा, माँ ने नहीं पूछा, ये भाभी इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है जैसे वो भाभी ना हो मेरी माँ हो? अरे रवि बेटा, जाने देना, घर का माहौल खराब नहीं करते। वो पड़ोसन है ना मिसेस गुलाटी, उसने दिमाग खराब करके रखा है इसका। मेरा तो मन करता है चुटिया पकड़ के उसके ही 2-4 लगा दूं। पता नहीं क्या सिखाती रहती है दिन भर इसे, पूरी बुद्धि भ्रष्ट करके रख दी है। माँ, ना तो इसमें गलती रिया की है और ना पड़ोसन की। आप ही रोज रोज रिया को कहती थी ना कि घर से बाहर निकलकर लोगों के साथ मिले जुले। देख लिया आपने? अब तो मुझे ऐसा लगता है कि जब वो घर में रहती थी ना तो ही ठीक था। अरे मुझे क्या पता था दूसरों की सलाह से अपने घर में आग लगा लेगी ये। इसका बस चले ना तो दिन में सांस कितनी बार लेनी है ये भी उस गुलाटन से पूछ कर ही ले ये। माँ जी, मिसेस गुलाटी के बारे में कुछ मत बोलिए। अरे उनकी नॉलेज के बारे में आप लोगों को अभी पता ही क्या है, बड़ी समझदार है वो। हाँ, सारी नॉलेज तो तेरी उस गुलाटन के पास ही है। हमने तो अपने बाल धूप में खड़े होकर सफेद किए है ना।
तेरे घर में तेरी सास बैठी है, अपनी सास से तो तू एक बात का ज्ञान नहीं लेती, सारा ज्ञान उस पड़ोसन से लेने जाती है। उसे ही अपनी सास क्यों नहीं बना लेती? माँ जी, आपको सिर्फ गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मिसेस गुलाटी के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है। खाना बनाने की रेसिपी हो या बीमारियों के घरेलू नुस्खे या देश दुनिया की बातें, हर तरह की खबर रखती है वो। मैं तो कहती हूँ उनके जैसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट औरत ही नहीं है कोई कॉलोनी में दूसरी। अरे नहीं बेटा, उस गुलाटन के साथ रह रह के तू भी तो हो गई है स्मार्ट और इंटेलिजेंट। अपनी गिनती क्यों नहीं कर रही उसके साथ? तुम दोनों मूर्ख हो, पूरी कॉलोनी ये कहती है तुम्हें देखकर। हाँ, ये बड़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बनना है। रिया की इन हरकतों से पूरा परिवार परेशान था। एक दिन की बात है, शाम के समय रिया और उसके पति का जोरदार झगड़ा हो जाता है और उसके बाद वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और जाकर पास ही में बनी चाय की टपरी पर बैठ जाता है। अरे भाई साहब, आप यहाँ? क्या बात है? आपका भी भाभी जी के साथ झगड़ा हो गया क्या? अब आपने पूछ लिया ना भाई साहब, तो बुरा मत मानना, लेकिन हमारे घर में झगड़े की वजह कोई और नहीं है, आपके मिसेस है। सही बताऊं तो इस रिया और भाभी जी की जोड़ी ने जीना मुश्किल करके रख दिया है हमारा। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन हमारे घर में कलेश ना होता हो। रोहित की बात सुनकर पहले से ही नशे में वहां पर बैठे हुए मिस्टर गुलाटी इमोशनल हो जाते हैं। अब क्या बताऊं भाई साहब आपको, मेरी पत्नी ने जीना मुश्किल करके रखा है मेरा। अरे एक नंबर की पागल औरत है वो। आप यकीन नहीं करेंगे भाई साहब, पिछले 1 साल से मैं 4 मकान चेंज कर चुका हूँ इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से। जिस भी कॉलोनी में हम रहने जाते हैं वहाँ यही सब करना शुरू कर देती है। भाई साहब, रात काफ़ी हो गई है, आप ऐसा करो मेरे साथ मेरे घर चलो, उधर ही बैठकर बातें करते। रोहित गुलाटी को अपने घर ले जाता है और फिर मिस्टर गुलाटी अपनी आप बीती सुनाना शुरू करते हैं। अरे पिछली बार हम जहाँ रहते थे ना, वहाँ पड़ोस में एक औरत को पता नहीं क्या अलाय बलाय खिला दिया इसने। 3 दिन तक मोशन बंद नहीं हुए उसके। अरे अस्पताल पहुँचने की नौबत आ गई। और उसके बाद जहाँ हम रहते थे वहाँ पर एक पड़ोसन को ब्लड प्रेशर कम करने के नाम पर पता नहीं क्या जड़ी बूटी खिलाई कि उनका शुगर बढ़ गया। अब ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ शुगर की भी मरीज़ है और पिछले 2 साल से तो दवाइयाँ खा रही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता भाई साहब, ये कौन सी औरतें हैं जो मेरी बीवी जैसी मंदबुद्धि औरतों की बातों में आ जाती है। मैं तो आपके सामने हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ भाई साहब, मुझसे तो मेरी बीवी संभल नहीं रही, लेकिन आप अपनी वाली को संभाल लेना। मेरा तो घर बर्बाद है, आपका भी ना हो जाए। लेकिन आपकी मिसेस तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं। 2 पैसे की अकल नहीं है उसके पास। नॉलेज भी तो 4 किताबें पढ़ने के बाद आती है। ना ठीक से हिंदी पढ़नी आती है ना अंग्रेजी, कहाँ से आएगी नॉलेज। गुलाटी की सारी बात चाय लेकर दरवाजे पर खड़ी हुई रिया सुन चुकी थी और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे समझ में आ गया है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। अगर मुझे आगे से किसी भी चीज़ के लिए सलाह लेने की ज़रूरत होगी ना, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास ही आऊँगी।